नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे पर्सन हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कह लें वो हमारे इतने डियरेस्ट छोटे भाई, परम शिष्य, लेकिन आज ऐसी ऊंचाई पे हैं, ऐसा अनुभव है सर के पास कि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक कह लें कि ग्रामीण स्तर से एक गांव में रहने वाले रह करके और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में जा करके कह लें कि वर्ल्ड का टॉप कॉलेज है। विदेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां आपने पढ़ाई किया, आज पशु चिकित्सक हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, सर प्रथम सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इस लायक समझा जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, शिक्षा के दीवाने के चैनल का ये एक मुहिम ही है कि हम लोग नए नए ऐसे पर्सन को लाया जाए जिनके द्वारा सफल लोगों को लाया जाए ताकि समाज में आज की युवा पीढ़ी सीख सके। जी जी। इसी श्रृंखला में आपसे भी आज का ये हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है डॉक्टर साहब की, जैसे आपने गांव में रहते हुए तो आज पशु चिकित्सक तक आपने जो है कि जो सफर किया है, तो इसमें आपका प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और वहां तक के एजुकेशन पे थोड़ा प्रकाश डालें अपना सूक्ष्म। जी देखिए सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त किया हूँ। जी जी। कि प्राथमिक विद्यालय पचासा हो गया, आसपास के जो पहले विद्यालय हुआ करते थे। और मुझे बड़ा कहने में हर्ष होता है कि मैंने आपसे भी शिक्षा ग्रहण करी है। जी जी जी। प्रारंभिक स्तर पर। उसके बाद जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, बिल्कुल सर। तो जूनियर हाई स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर उस तरह के विद्यालय उस वक्त नहीं हुआ करते थे जी। तो इसके लिए जो है थोड़ा दूरी पर जाके मिनपुरवा में जाके वहाँ पे जो है पढ़ाई किया गया। जी जी। वहाँ पे नवी इंटर कॉलेज से हमने जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा उत्तीर्ण करके जी उसके बाद जो है इसकी तैयारी शुरू करी थी, आरंभ करी थी। जी जी जी। फिर और उसके बाद जी आगे उसके बाद आगे का ये है कि इंटर पास करने के बाद जब तैयारी करने का समय आया तो मुझे मार्गदर्शन वैसा नहीं मिल पाया जिस तरह से मतलब मैं चाह रहा था। जी जी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सहयोग मिला और मैंने लखनऊ में जाके उसकी नीट की तैयारी करी। अच्छा। कि मेरा सपना था एमबीबीएस डॉक्टर बनने का। अच्छा अच्छा। लेकिन फिलहाल मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा है कि अभी भी मैं डॉक्टर हूँ। जी जी। और वेटनरी डॉक्टर हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस वक्त किसी कारणों की वजह से जो है उस तरह से नहीं माहौल वो बन पाया, या कहिए कि हमारी मेहनत में ही कमी रह गई हो। तो एमबीबीएस तो नहीं बन पाए, उस तरह के नीट में हमारा स्कोर नहीं रहा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम करवाता था। अच्छा। तो मुझे पता चला इसके बारे में कि वहां पर भी वेटनरी का कॉलेज नया खुलने वाला है, खुला हुआ है, वहां पे कुछ सीटें हैं। अच्छा। तो वहां पे एडमिशन लेने की ये प्रक्रिया है। तो वो बीएचयू जो है अच्छा अच्छा। अपना खुद का एडमिशन करवाता था उस वक्त। अच्छा। अभी तो नीट के थ्रू ही बच्चे लिए जाते हैं। जी जी। लेकिन उस वक्त उसने कुछ अपना एंट्रेंस करवाया था। अच्छा। तो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के तहत जो है मैं बीएचयू में दाखिल हुआ था। अच्छा। और मैंने वहीं से अपनी ये जो वेटनरी की डिग्री है बीबीएससी एंड डीएच वहीं से उत्तीर्ण किया है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत ही गौरव की बात है साथियों, बहुत ही गरिमा का विषय है ये कि हम लोग को बहुत खुशी होता है कि जब ग्रामीण अंचल से कोई इस तरह से जा करके, और सोच के देखिए कितनी समस्याएं, कितनी संघर्ष होगा। एक बात और हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे बीएचयू में आपने गए, अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि किस कक्षा से बीएचयू में जा सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने कि बीएचयू में जो जाने का सपना है बहुत लोगों का होता है। जी। तो सर ये देखिए कि बीएचयू अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी अलग होती है, बीएचयू का कॉलेज है। अच्छा। कॉलेज भी होते हैं। जी जी। वहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा जैसे हमने यहाँ पे उत्तीर्ण करी उस तरह से कक्षा 5 के बाद क्लास 6 से कक्षा 6 के बाद भी जाते हैं अच्छा बच्चे। अच्छा। तो बीएचयू कॉलेज है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए
तो उसकी प्रक्रिया अलग है। अच्छा तो देखिए उसकी प्रक्रिया क्या है कि अभी जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है अच्छा CUET करके, अच्छा अच्छा वो जो है कंडक्ट कराया जाता है जी साल में एक बार। अच्छा उसी के तहत सारे बच्चों को मौका दिया जाता है अच्छा और मेरिट के आधार पर उनको जो है लिया कॉलेज जाए। अलॉट किया जाता अच्छा है। उसमें जब इंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है? उसका सब्जेक्ट का तो सर ऐसा है कि आपको पहले आपका गोल होगा अच्छा कि आप वहां से BA करना चाहते हैं कि BSc करना चाहते हैं, अच्छा किस फील्ड में जाना चाहते हैं जी BSU जी में। जी उसी के आधार पर आपको फॉर्म भरना होगा। अच्छा उसी के आधार पे आपको वो प्रश्न पत्र जो मिलेगा आपको उसी का चयन करना होगा। अच्छा उसके हिसाब से उसी सब्जेक्ट भी हिसाब से आपको जी जी बिल्कुल। अब मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप वहां पे BSc करने जाते हैं तो आपको BA का पेपर नहीं हाँ दिया जाएगा हाँ इंट्रेंस में। भूगोल आप इतिहास से जी नहीं जी नहीं, आएगा वो जी जब आप जी फॉर्म भरेंगे उसी वक्त आपको जो है ये चीज सेलेक्ट करके हाँ बतानी पड़ेगी कि आज हम ये करना चाहते हैं। जी जी जैसे अगर 6 वगैरह से बच्चा जाना चाहता हाँ है। 6 वगैरह से जाएगा तो उसमें जी उसका भी इंट्रेंस एग्जाम ही होता है। अच्छा बीच में कोविड के समय में कुछ ऐसा हुआ था कि लॉटरी सिस्टम वगैरह हुआ था कि अच्छा अच्छा लॉटरी से बच्चे गए थे। अच्छा बहुत अच्छा सारे जो है हाँ ई हाँ लॉटरी का प्रोसेस हुआ। जी लेकिन जी अभी तो फिर से वही है कि आप बच्चा टैलेंटेड है तो अगर उसका फॉर्म भरने के बाद इंटरेस्ट देगा। जी जी और ये एक बात तो तय है कि अगर बीएचयू में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी जी जी और तैयारी उस तो लायक करनी होगा तभी बीएचयू बिल्कुल में अगर पहुंच ऊंचाई पे पाएगा जाना आदमी। है तो मेहनत तो उस तरह से करनी ही जी पड़ेगी। अच्छा पवन जी जैसे एक चीज हम लोग जानना चाहेंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो जैसे पशु चिकित्सक का टारगेट आपने कब सोच लिया था? और एक सवाल और आता है कि जैसे इसको कब सोच लिया था और ये लक्ष्य आपका था या किसी ने आपको सजेस्ट कर लिया था कि अब ये नहीं ये कर लो? थोड़ा सा इस जी पे नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सर क्या है कि जब मैं तैयारी करने गया जी उस जी वक्त मेरे सिर्फ दिमाग में ये चल रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा अच्छा और वो भी MBBS डॉक्टर बनूंगा। जी ये सपना था MBBS डॉक्टर बनने का। मैं हाँ आपसे मतलब कुछ पैसा नहीं अच्छा अच्छा छिपाऊंगा नहीं। हाँ आ, बिल्कुल तो बिल्कुल मैं MBBS बनने का सपना लेके गया था। अच्छा जब एक बार तैयारी करने के बाद जब नीट एग्जाम में बैठा हम्म तो मुझे लगा कि ये जो है हम्म जितनी आसान मैं सोच के आया उतना आसान नहीं है। जी 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 हाँ तो फिर जो है उसके बाद मेहनत शुरू करी, उस जी तरह की पढ़ाई करी। हम्म घर का बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जी जिसकी वजह से मैं उस कटाव तक नहीं पहुंच पाया। लास्ट में जब मैं 2017 में जी नीट का एग्जाम हुआ तो मेरा 520 मार्क आया अच्छा और 530-35 तक MBBS कॉलेज मिला उस वक्त जी जी बच्चों जी को यूपी में। जी लेकिन मुझे नहीं मिला। जी 520 नंबर था, कुछ नंबर से रह गया। तो हाँ हमारी फाइनेंशियली स्थिति उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी कि हाँ हम और एक आध साल अपना मतलब उसमें समय दें समय दे पाते। तो इस वजह से जो है हमने इसका दूसरा विकल्प सोचा कि क्यों ना जो है हम वेटरनरी की फील्ड में चले जी और पशु चिकित्सक बन जाएं। जी क्योंकि ये मुझे जो है जानवरों से तो बचपनों से प्रेम था। जी जी जब जी मैं छोटा था तभी से जो है हाँ जानवरों से बहुत लगाव था। आज जो तो है कि मुझे इसका जो है आज मैं बहुत खुश होता हूँ कि जो है इसका आज कहीं ना कहीं घुमा के हाँ हमें जो है पशुओं भाई की सेवा करने का अवसर हाँ प्रदान मिला कहते है। हैं जी कि जैसे मतलब वो ऐसे प्राणी हैं कि जो खुलकर बोल नहीं जी सकते बिल्कुल बिल्कुल। और उनके भावनाओं और चेकअप के द्वारा आपको उनकी बीमारियों को लक्षण के द्वारा जी पकड़ना जी पड़ता है। तो ये एक वाकई जो है कि बहुत ही मतलब महान कार्य है जो इस सेवा का, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान के दूसरे रूप होते हैं लेकिन जो पशु के डॉक्टर हैं वाकई मतलब वो और भी श्रेष्ठ है मानते हैं। अच्छा एक सवाल आता है कि जैसे आपने जो है कि जब ये प्रोसेस कर रहा था तो आज जो सफलता आपको अचीवमेंट हुआ है ये बहुत ही गरिमापूर्ण है। तो इसमें आपके परिवार का क्या सहयोग रहा और कुछ सपोर्ट का प्रोसेस बताएं जी। जी बिल्कुल। देखिए कि किसी भी सफलता के पीछे परिवार का हाथ तो होता ही है जी और वो चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हाँ सभी तरह से परिवार वाले सपोर्ट करते हैं। जी जी रही बात मेरी मेरी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं लखनऊ में तैयारी करता था, हम्म नीट की तैयारी के लिए गया तो हमारी फाइनेंशियल स्थिति उस वक्त उतनी अच्छी नहीं थी। जी जी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं सारी कोचिंग कर पाऊँ। ये हाँ भी आप समझ लीजिए मैंने हाँ इंडिविजुअल कोचिंग करा था जी कि वहाँ पे फिजिक्स की कोचिंग अलग, केमिस्ट्री की अलग और हम्म बायो की जो है अलग हम्म कोचिंग हुआ करती थी। हम्म तो मैंने क्या करा कि फर्स्ट ईयर में जब पहली बार तैयारी मैं कर रहा था तो मैंने जी तो SKD कोचिंग ज्वाइन कर ली। अच्छा वहाँ पे तो एक साथ सारे कोर्स पढ़ाए गए। हम्म उसमें तो मैंने तीनों सब्जेक्ट तीनों विषय पढ़ लिया अच्छे से। हम्म लेकिन उसके बाद जब
फर्स्ट टाइम मैं नहीं निकला, जी जी। उस तरह से नंबर नहीं आया, तो दोबारा जब कोचिंग करने का मौका आया तो मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग करी। अच्छा। बायो सेल्फ ही पढ़ा, अपने आप पढ़ा। अच्छा। इतनी हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं हाँ थी कि उसकी कि हम आप जो है उसकी फीस की भरपाई पे कर कर पाए। पाए। जी हाँ। बिल्कुल, फीस पे कर पाए। तो हम्म हमने उसको जो है अपने आप ही एक उसके बाद सेल्फ स्टडी करी उसकी। हम्म और एक ये भी कारण है बहुत बड़ा कि हम्म अब उस तरह से हमारे बायो में फिर नंबर कभी आए नहीं, हम्म जितना अचीवमेंट होना चाहिए था उसमें उतना नहीं पहुंच पाए। शायद ये कारण ये भी हो सकता है कि जी जिस वजह से जी। एमबीबीएस हमको ना मिला, हम्म, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमारी बहुत अच्छी हो गई थी, जी जी लेकिन जी। कहीं ना कहीं बायो में मैं रह गया। और रही बात परिवार की सपोर्ट की, तो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ने जाया करते थे, हम्म, बस पकड़ाने जाते थे लखनऊ की, अच्छा। तब जितने जेब में हाथ डालते थे, हाँ, जितने पैसे निकलते थे सारे पैसे दे देते थे उतार क्या के बात है, कि ये बेटा तुम रख लो। तो मैं कहता था पापा आप कैसे जाओगे इधर से वापस? कहता था नहीं बेटा, मुझे कितना दूर जाना है, मैं तो चला ही जाऊंगा किसी ना किसी तरह सही से, है। लेकिन तुम्हें लखनऊ जाना है, हम्म तुम्हें आवश्यकता ज्यादा है। हम्म तो वो दौर भी मैंने देखा है कि हम्म मतलब हमारे पिताजी के पास बिल्कुल जेब खाली हो जाती थी हमें पढ़ाने के लिए। हम्म इतना संघर्ष उन्होंने किया हमारे पीछे, और माता जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। हम्म, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ बिल्कुल माता जी की। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। जब मैंने इसका नीट एग्जाम देने के बाद वेटनरी के बारे में जब सोचा, हम्म, तो मैंने बीएचयू का फॉर्म भरा और मुझे पता चला कि इसमें सिर्फ 30 सीटें हैं अच्छा ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा सिर्फ 30 सीटें जो है बीएचयू के पास हैं अच्छा। वेटनरी की, वेटनरी के। पशुपालन विभाग में हम्म पशु डॉक्टर बनने के लिए। हम्म, तो मैंने फॉर्म भरा, तो मेरा मन किया मैं पेपर देने जाऊं या ना जाऊं, अच्छा। क्योंकि 30 ही सीटें हैं और हाँ ऑल इंडिया का लड़का बैठेगा उसमें, हाँ, बड़ी चैलेंज की तो बात है। बड़ा चैलेंजिंग था। तो मेरा मन तो एक बार किया कि ना जाऊं। अच्छा तो फिर जो है मेरी माँ का फोन आया मेरे पास, अच्छा। तो मम्मी ने मुझे बताया कि क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो मैंने हाँ। उनको पूरी बात बताई कि मैंने सुना उसमें गर्ल्स और बॉयज का भी आरक्षण है हम्म, और 30 ही सीट है, हाँ हमको लगा जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। तो इस तरह से जो फिर मेरी माँ ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, कभी बनारस गए हो घूमने? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गया हूँ घूमने। अच्छा तो कहा कि अच्छा ऐसा करो, किराया मेरे से ले लो, अच्छा। लेकिन इसी बहाने चले जाओ बनारस घुमाओ। मम्मी ने कहा। मम्मी ने कहा अच्छा। कि आप इसी बहाने चले जाओ, बनारस भी नहीं घूमे हो, हाँ बनारस भी घूम लेना और पेपर हाँ भी दे देना, हाँ हाँ। तैयारी तो किए ही हो, जी जी। सालों साल तो पढ़े ही हो, हम्म, एक दिन का ट्राई का कोई मैटर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चले जाइए। हम्म, तो सर मैं आपको बताऊं कि जो जी। वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। मैंने माँ की बात मानी और मैं पैसे लिए किराए के, ट्रेन पकड़ के निकल गया बनारस। जी जी। और यकीन मानिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ, हाँ। एग्जाम से एक दिन पहले सुबह मैं 6 बजे पहुंचा। अच्छा अगले दिन एग्जाम था हमारा, अच्छा। और एक दिन पहले इसलिए गया था कि मैं घूमूंगा। हाँ हाँ। हाँ, और मैं जी जी। वहां गया, हाँ। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, अच्छा गंगा स्नान किया। अच्छा। हाँ, और वहां पे 80 घाट वगैरह है, उसको जी। मैंने घूमा, हाँ। खूब अच्छे से एंजॉय किया पूरा दिन, जी क्योंकि जी मुझे जी। लग रहा था कि ठीक है घूमने ही तो आया हूँ। हाँ सही। फिर उसके बाद जब शाम हुई, मैंने एक लॉन्च देखे, कमरा लिया, जी। वहां पे रुका। अच्छा। फिर भी मेरे दिमाग में कोई तनाव नहीं कि कल पेपर है या हाँ एग्जाम देना है, वैसा हाँ। कोई कुछ नहीं। अच्छा। सुबह उठा, गया, एग्जाम दिया, और उसके बाद जब रिजल्ट चेक किया, तो ऑल ओवर इंडिया में मेरी 18 रैंक आई, क्या बात है। और ओबीसी कैटेगरी में 8 रैंक आई। अच्छा। उसी समय मुझे लग गया कि अब मैं पशु चिकित्सक बन सकता हूँ, बन क्या जाऊंगा। बात है, बधाई हो। इसमें थोड़ा सा ऐड करें आपकी बात में थोड़ा सा। बहुत ही महान है आपके माता पिताजी, नमन है उनको। और जैसे कहते हैं ना, माँ वाकई मतलब बहुत महान होती है। माँ का जी और बिल्कुल, पिता का, जैसे कहते हैं माँ का कर्ज तो कभी कहा चुकाया नहीं गया जा है कि सकता। चुकाया नहीं जा जी सकता। जी। जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो इस बात को हम लोग जानते हैं। अगर भूख नहीं होती है, खाने का मन नहीं रहता है, तो निवाला को, बंदर को दिखा करके बाबू वो खा वो जाएगा खा और जाएगा, फिर जी खिला जी देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनके पास बहुत, जैसे आपको कैसे उनको भेजना था, भेजना तो था। उन्होंने घूमने के बहाने मतलब भेजा, तो ये माँ जान जाती हैं। जी और एक मुझे याद है, मैंने कहीं सुना था कि इसको, कि थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, बहुत ही मतलब ऐसा वो अपना कार्य कर देते थे कि बिल्कुल जैसे क्लास से उनको बाहर कर दिया गया था जी जब वो बिल्कुल। पढ़ रहे थे। तो अजीब सा तार्किक थे वो, जिज्ञासु थे, हम्म, क्योंकि वो प्रश्न ज्यादा पूछते थे। और आज का जो समाज है प्रश्न नहीं सुनना चाहता है, कोई ये सोचता है कि हमसे प्रश्न ना करें। और
वो बहुत ज्यादा प्रश्न करते थे, टीचर से करते थे, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, तो उनके बहुत जवाब आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर उनसे डिस्टर्ब हो गई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने एक पत्र में लिखा कि ये जो बच्चा आपका है ये बहुत ही मतलब मूर्ख टाइप का है और ये बिल्कुल ये पढ़ नहीं पाएगा, और ऐसा करें कि आप इनको जो है कि पढ़ाई बंद कर दें और कल से विद्यालय मत भेजिएगा, और ये बिल्कुल पढ़ने के लायक नहीं है। और अभी ये छोटे थे तो उस लेटर को पैक करके उनकी टीचर ने दिया कि जाकर के अपनी माँ को दे देना। आए ये घर और एडिसन साहब ने और आकर के अपनी मम्मी को दिया, मम्मी को बोले कि देखो स्कूल से मिला है माँ, क्या है ये। तो मम्मी ने जब उसको पढ़ा तो वहां पे देखा, तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि उन्होंने जब पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा बेटा इसमें लिखा है कि थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही जिज्ञासु किस्म का लड़का है और बहुत ही जीनियस है, और इसके अंदर इतनी जो है कि बुद्धि है कि इसके लायक विद्यालय छोटा पड़ जा रहा है, और ये इतना होनहार लड़का है कि इसको आगे कहीं पढ़ाई। अब देखिए माँ इसको बोल रही है, जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये माइंडसेट उसके उनके दिमाग में चलता चला जा रहा है। अब देखिए कैसे उनकी माइंड की प्लानिंग कर रही है माँ, सर एक माँ की बात। अब जब तो ये जब इनके माइंड में गया, इनके सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, समझिए कि ये बात है कि हम तो बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत होनहार हैं, और वो विद्यालय मेरे लिए छोटा पड़ा है। तो इनको बहुत खुशी हुई, और धीरे 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 जब ये वैज्ञानिक बन गए, माँ भी दुनिया में नहीं रही। अब वो लेटर किसी बक्से में ऐसे डाल दी थी वो, अब वो कहीं साफ सूफ करते समय वो जो है कि वो लेटर मिल गया, और जब लेटर मिला तो उसको जब पढ़े तो इनके समझिए होश उड़ गए कि मतलब क्या लिखा था और माँ ने क्या कहा। अगर माँ ने उस दिन ये कह दिया होता कि ये मूर्ख किस्म का लड़का है और ये इससे विद्यालय परेशान है, ये बहुत ये पागलपन करता है, तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं जाता। तो वाकई एक माँ के अंदर ये क्षमताएं होती हैं कि बच्चे को कैसे मोड़ दें, कैसे एक दिशा दे सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ जो घर होता है बच्चे का प्रथम पाठशाला है, और प्रथम पाठशाला में जो शिक्षिका है, शिक्षक है, वो माँ ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, मैं सहमत हूँ आपसे इस बात की कि जो जो प्रारंभिक शिक्षा मिलती है वो माँ से ही मिलती है, माँ से ही मिलती है। और जैसे कि आपको भी अगर माँ ने अगर इस तरह से एक भाई घूमने का आपको वो नहीं दिया होता कि जाओ घूम के, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा बच्चा कर क्या सकता है, वो तो पता है, लेकिन वहां भेजने के लिए आपको वो चीजें उन्होंने, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था ना, मैं ये सोचता था कि वहां जाऊंगा हमारा किराया लगेगा, अननेसेसरी का समय बर्बाद करना, वहां पे लॉज में रुकना। मैंने सुना था कि बनारस बहुत बड़ा शहर है, वहां पे चीजें महंगी हैं, तो जिज्ञासा तो थी खैर जाने की, लेकिन माँ ने सपोर्ट किया और मैं वहां पे पहुंच गया। वही चीज है। तो साथियों बिल्कुल हमें माँ का आदर करना चाहिए, माता पिता दोनों का आदर करना चाहिए, और नमन है आपके माता पिता का जिन्होंने इस तरह से आपको सपोर्ट किया। एक सवाल और आता है, जैसे आपका ये जो जर्नी था अभी तक का जो लाइफ का, इसमें आपका कोई ऐसा पेनफुल मोमेंट हो, पेनफुल स्ट्रगल हो, ऐसा संघर्ष जहां पे एक बार लगता है लोगों की आह निकल जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं, अब तो चलो वापस हो चलते हैं, लक्ष्य से मुंह मोड़ लेते हैं अपना। लेकिन आपको अगर वो चैलेंज मिला, वो दर्द भरा जो है कि वो क्षण मिला, फिर भी आपने उसको सहा और कैसे पार किया, थोड़ा इसमें। जी बिल्कुल, मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं लखनऊ के तैयारी के समय था, उसी वक्त की बात है जी। उस वक्त मैं कोचिंग में पढ़ रहा था, मैंने इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन करी थी, कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सर बहुत ऑलरेडी है, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, आज भी मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो बात उन्हीं दिनों की है कि वहां पे ऐसा होता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जैसे किसी की 10,000 फीस है तो आप पहले 5,000 दे दीजिए, उसके बाद 5,000 आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए। अच्छा। या अभी तो फीस बढ़ गई होगी, वो मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। जी जी। तो हुआ ये कि हमने जो है शुरुआत एडमिशन तो ले लिया, अच्छा, कुछ पैसे जमा करके। उसके बाद अब जब उन्होंने दोबारा उसकी डिमांड करी, महीने मतलब समय दिया जाता था हम लोगों के आई कार्ड पर, अच्छा, कि आपका ड्यू हो गया है, जी जी, अब आप जमा कर दीजिए। अच्छा, अब इसके आगे एंट्री नहीं होगी। अच्छा। तो फिर क्या हो रहा कि घर पे हम लोग फोन, मैंने फोन करा घर पे कि पापा मतलब पैसे चाहिए, कल से इस केमिस्ट्री की क्लास में हमें नहीं जाने दिया जाएगा। तो पिताजी भी बहुत परेशान हुए, बहुत
मतलब प्रयास किया, लेकिन किसी कारणों की वजह से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया जी उस वक्त। जी जी। तो वहां से मैं एक मुझे मतलब एंट्री नहीं दी गई, मैं वहां से वापस चला आया। अच्छा। 1-2 दिन हुआ ऐसा, 2 दिन 3 दिन बीत गया। तो मैंने सोचा फिर कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। तो मैं फिर गया कोचिंग के जो डायरेक्टर थे हमारे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी फीस जो मैंने जमा करी है, क्योंकि अभी तो 1 महीने जस्ट हुआ है और हमने इतने पैसे जमा कर रखे हैं सर, क्या वो रिफंडेबल है क्या? क्या मतलब 1 महीने का आप कट करके आप बाकी वापस कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा क्यों बेटा ऐसा क्या है? तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अब हमारी स्थिति वो नहीं रही कि हम जो है तैयारी कर पाए और बाकी की फीस जमा कर पाए। तो सर ने कहा कि जी बिल्कुल आप एक बार और घर पे बात कर लीजिए। अच्छा। और समय दे दीजिए, आपको 1 हफ्ते का समय अच्छा मैं अपने तरफ से दे देता हूँ कि आपको 1 हफ्ते कोई नहीं बोलेगा। अच्छा। तब मैं उन्होंने जो है लिया आई कार्ड और टाइम बढ़ा दिया उस पर, कहा कि 1 हफ्ते आपको नहीं यहाँ पे रोका जाएगा। अच्छा। और आप 1 हफ्ते का समय ले लीजिए। अच्छा। मेरी तरफ से जी। अगर इस हफ्ते आप मतलब देख लेते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक है, ना तो आप जब कहेंगे बेटा मैं ये पूरी फीस रिफंड कर दूंगा आपकी, और आप इसको वापस लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो वो जो एक वो संघर्ष था सर, मुझे आज भी याद है कि वहां पर एक बार मुझे लगा कि शायद मेरी हिम्मत हार जाएगी और मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, आगे का मेरा भविष्य अंधेरे में है। लेकिन मेरे पिताजी ने जो है मेरा जितना सपोर्ट करा, मैं जितना उनका आभार प्रकट करूं, इस जन्म तो क्या अगले अगले कई जन्मों तक मैं उनका जो है इस चीज का नहीं कर सकता। कि उन्होंने मेरे साथ कितनी हेल्प करी, कितनी मेरी मदद करी फाइनेंशियल तरीके, कहीं से भी कैसे भी करके उन्होंने व्यवस्था करी। तो फिर से उन्होंने एक बार फिर से मेरी उसी तरह से मेहनत करी। अच्छा। और मतलब मेरी मदद करी और मैंने जो है इंस्टॉलमेंट उसकी भरी। बिल्कुल। और वो हमारी पढ़ाई रुकी नहीं और वो जर्नी चलती चली गई, जिसी का नतीजा है कि आज मैं इस लेवल पे हूं। जी सर। साथियों, इस तरह से अगर कोई भी आपको भी ये संघर्ष इस तरह से पड़ता है, आपको लगता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, चारों तरफ अंधेरा है, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, परिवार में बात करें, जो आपके साथ सकारात्मक फ्रेंड हो, ऐसा माहौल हो, उसमें आप बैठे बातचीत करें, जरूर हल निकलेगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब के साथ भी जो है कि इस तरह से हुआ, तो आज देखिए जो है कि वो मोमेंट आया, आज एक पशु चिकित्सक के रूप में जो है कि आज है, ऐसा अचीवमेंट है। जी, एक प्रश्न और आता है डॉक्टर साहब कि जैसे कोई गरीब बच्चा है और उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं तो हैं, काफी अच्छा टैलेंट भी है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन ये वो इतना गरीब है, वो समझ नहीं पा रहा है। ये वो यदि बीएचयू में जाना चाहे तो उसको किस किस कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा और उसको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या उसके लिए भी ऑप्शन है क्या बीएचयू में? इसका थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अच्छा सवाल किया आपने कि अगर कोई गरीब बच्चा जाना चाहता है तो वो तो हमेशा यही सोचता है कि बीएचयू इतना बड़ा कॉलेज है, बड़ा बिग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तो बहुत मोटी रकम लगती होगी, बहुत पैसा लगता होगा। पर मैं सर आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत सोच रहा है। अच्छा। जितना ज्यादा उसका नाम है उतनी कम उसकी फीस है। अच्छा। और उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो मैंने बीएचयू में देखी शायद ही कहीं मिलती हो। इसी वजह से तो जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है बीएचयू हमारा। तो सर अगर बात करें फीस की तो बीएचयू में नॉमिनल फीस है, अगर कोई बीए बीएससी करना चाहता है मुझे लग रहा है 2000-3000 पर ईयर पर एनम होगी। अच्छा। मात्र। अच्छा। और जी ये जो आप जो बाहर से बच्चे करते हैं उससे कहीं कम फीस होगी सर। बस ये है कि बच्चा अगर मेहनत हाँ मेहनत करके एंट्रेंस पास करना पड़ेगा सर। एंट्रेंस करके एक बार आप उस गेट के अंदर पहुंच गए, बीएचयू के गेट के अंदर सर आप पहुंच गए, जो भी बच्चा पहुंच गया फिर वो एक सवाल और आता है कि जैसे आप जब ये जर्नी पे थे तो जैसे बहुत सारा कमेंट हुआ करता है कि जब कोई बाहर एक बड़ी सफलता के लिए जब चलता है तो कहते हैं ये क्या कर पाएगा, देखते हैं क्या होगा, फिर आएंगे, फिर यहीं घूम के फिर वही काम करेंगे, लगाए लें रुपया जितना लगाना हो। ऐसे मतलब बहुत सारे कमेंट, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ भी इस तरह से आता था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सह नहीं पाते हैं
और बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है कि ऊर्जा का काम करता है कि कोई कहता है तो हम करके दिखाएंगे, और बहुत सारे लोग इसी की वजह से टूट भी जाते हैं। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? जी सर, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने कि इस स्थिति से मैं सभी लोग गुजरते हैं और मैं भी गुजरा हूँ कि जब पढ़ाई का दौर दौर था, तैयारी कर रहा था, उस समय एक बार मान लीजिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, नीट एग्जाम नहीं पास कर पाया। उसके बाद ही लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया, अच्छा। गांव के बहुत सारे लोग, अच्छा। कि अरे ये तो पैसे जो है उनके पिताजी जो है इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लड़के का, किसी मतलब ऐसे ही खर्च कर दे रहे हैं, वो किसी काम में आने वाला नहीं है। अच्छा। और सर, गांव क्षेत्र की हालत तो आप जानते ही हैं। गांव का तो छोड़िए सर, कई रिश्तेदारों को, जब मैं नाम नहीं लूंगा सर नहीं तो वीडियो देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कई रिश्तेदार मेरे घर पर आकर किसी काम से आते थे तो कहते थे कि अब छोड़िए, जाने दीजिए, बच्चे को भेज दीजिए, कहीं बाहर जाएगा तो अपना कुछ थोड़ा बहुत इनकम कमा के लाएगा, और अब कोई जरूरी थोड़ी कि है कि पढ़ाई जाए, आपने इंटर पास करा दिया उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हुई। तो हमारे पिताजी से बोलते थे, मेरे रिश्तेदार ही बोलते थे सर। जी बिल्कुल, ये ताना तो सर मैंने बहुत सुना है। तो ये है कि मतलब जो अगर करेगा तो उसको भी ये मिलेगा, तो इससे टूटना नहीं। जी टूटना नहीं है, यही सर मोटिवेट करता है। जी बिल्कुल, ये मोटिवेशन का काम करता है हम लोगों का। कि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटी सी शॉर्ट में बताऊंगा कि हमारे यहाँ मेरे एक परम मित्र थे, विनोद जी। वो भी उस वक्त बहराइच में पढ़ा करते थे और मैं लखनऊ में तैयारी करता था नीट की। वो बहराइच में एक डिग्री कॉलेज है बहुत फेमस, किसान महाविद्यालय, तो वहीं पर वो पढ़ते थे। तो एक बार की बात है कि हम लोग बस में किसी छुट्टियों में घर आए थे, जैसे दिवाली की छुट्टी में घर आए, अगले दिन जाना था, तो हम लोगों ने एक साथ जाना था। इधर से एक साथ निकले, उसके बाद अपना रूट अलग हो जाता था। तो जब हम लोग निकलने वाले थे दोनों लोग, तो पास में ही एक व्यक्ति बैठे हुए थे हमारे गांव के। उन्होंने कहा कि अरे कहाँ ये झोला उड़ा लेके चल दिए, ऐसे अपनी भाषा में कहा, कहाँ झोला उड़ा लेके चल दिए, कमाने माने जा रहे हो क्या? जबकि उनको अच्छे से पता था ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने क्या तंज कर कसा हम लोगों को, कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, देखो हमारे बेटे बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, तुम भी इनके साथ चले जाओ, अभी सही है, नहीं बाद में ये काम भी नहीं कर पाओगे, ऐसा तंज कसा। तो जो मेरे परम मित्र थे उन्होंने तो जवाब देना चाहा, पर मैंने उनका हाथ रोक लिया। हमने कहा अभी नहीं जवाब दो, समय खुद जवाब दे देगा, अभी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ऐसे तंज सुना सर। अब तो कहने की जो बात ही नहीं, लेकिन तो ये हमको मोटिवेट करता था हम लोगों को कि आप क्या है कि आप तो कुछ करना ही करना है, अब हमको कुछ करना ही है, नहीं तो फिर ये आज मतलब ये सुनाना फिर बंद नहीं करेंगे और समझ लीजिए कि जीने नहीं देंगे वैसा। तो इस वजह से एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अबे मैं नए सिरे से तैयारी करूंगा, मैं और अच्छी से मेहनत करूंगा। तो बिल्कुल ये लोग हमारा निगेटिव नहीं, हमारे पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने जवाब दिया। ये किसी के भी जर्नी में मिलेगा, इससे कोई टूटे ना, इसको अनसुना करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। अंतिम प्रश्न लेते हैं, आप अपने अनुभव से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा उनको लिए भी कुछ मैसेज दे दें। जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज के युवाओं के लिए आवश्यक है सर कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कई चीजों का उनका ख्याल रखना होगा। सर आप जैसे जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो सोशल मीडिया के पीछे हर कोई दीवाना है, कोई रील देखता है, कोई वीडियोज देखता है, कोई कुछ भी करता है। सर ये जो मोबाइल है ना सर, ये इसको ये कहता है कि बहुत लोग तो ये कहते हैं कि बहुत ही खराब चीज है, खतरनाक चीज है, और बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज है। इस पे भी डिबेट हो चुकी है, बहुत लोगों का अलग अलग राय है। लेकिन मैं आज की जनरेशन को यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है तो आप उसका लाभ लीजिए, ना कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करिए। उसमें देखिए आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको पढ़ाई के माध्यम बहुत सारे अच्छा है, जहाँ पहले आप जो है जहाँ पे नहीं मतलब पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, जिस जगह पे आप एलएन कोटा वगैरह, राजस्थान वगैरह का नाम सुने हैं सर, कि वहाँ पे कोचिंग होती थी, आज भी चलती हैं, बहुत बड़ी कोचिंग चलती हैं। दिल्ली है, आईएएस एकेडमी है, बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, जहाँ पर बच्चा वहाँ पे जाना और उनकी फीस पे करना बहुत मतलब बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली है। सर इस फोन के माध्यम से क्या है कि लोगों ने एक
ये भी निकाल रखा है, ये भी जरिया निकाल रखा है कि आप बहुत ही कम फीस में इनको मतलब इनका लेकर क्लासेस लेकर इसको पढ़ सकते हैं, और बहुत बच्चे पढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका गलत इस्तेमाल आज की जनरेशन बहुत अधिक कर रही है, उस पर सर रोक लगाना बहुत जरूरी है यदि वो पढ़ना चाहता है। और सर किताबों से लगाओ आपको टूटने नहीं देना है। मैं बच्चों को यही बताऊंगा कि पढ़ाई और पढ़ाई और फिर पढ़ाई, बस ये सर यही मंत्र है सर, कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सर पढ़ाई 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 तो करनी ही पड़ेगी। आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना, बहुत बच्चे सर शिकायत करते हैं। मैं भी सर अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वहां पे जब खाली समय होता है तो मैं मतलब बच्चों को बुला लेता हूँ कि आ जाओ, जो कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो। तो मैं ऐसा ट्यूशन पे नहीं, लेकिन मैं फ्रेंडली पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो वो कहने लगते हैं कि मैं डॉक्टर साहब मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन मैं क्या होता है कि मैं भूल जाता हूँ। कल पढ़ाया था वो मैं याद तो नहीं है, मैं भूल गया। तो उसका वो कारण क्या है? मैंने उनसे पूछा कितनी बार आपने रिवीजन करा? तो कई बार जवाब आता है कि जी सर एक बार पढ़ लिया था। कई बार तो बच्चे बोलते हैं सर हमको समय ही नहीं मिल पाया, हमने एक बार भी नहीं पढ़ा। तो सर बताइए, अगर एक बार भी नहीं पढ़ेगा बच्चा और वो उम्मीद कर सकता है कि हमें जो एक बार बताया गया वो याद रह जाए? सर ऐसा कैसे संभव है? सर हम लोग इंसान हैं, मशीन नहीं, कंप्यूटर नहीं कि सर एक बार उसमें क्लिक टाइप कर दिया तो वो नहीं भूलेगा, फॉरगेट नहीं होगा उसमें। तो सर ये है कि उस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे रिवीजन करेगा बच्चा, अभी आज जो पढ़ाया गया उसको घर पे जाके एक बार पढ़ेगा, 24 घंटे में कम से कम एक बार जरूर पढ़ ले वो। मेरा तो यही कहना है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो इस जो मोबाइल की दुनिया है इससे थोड़ा बाहर निकलो, और अगर इस्तेमाल करो भी तो इसको पॉजिटिव वे में लेके इस्तेमाल करो, और निगेटिव में इसका इस्तेमाल ना करो। हाँ, एक बार सफल हो जाओगे, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। हो सकता है इससे अच्छा वर्जन आपको मिल जाए, फोन भी मिल जाएगा, सारी चीजें, सारे शौक आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी से आप चाहोगे कि हमारे शौक पूरे करने हैं, तो फिर मेहनत तो करनी है। अभी करोगे तो बाद में आपको अच्छा रहेगा, और अगर मतलब अभी आप इंजॉयमेंट कर रहे हो तो बाद में फिर मेहनत करनी पड़ेगी उस तरह की। तो ये है सर। बहुत सही आपने बच्चों को सुझाव दिया अपना कि आज अगर 20-25 साल मेहनत कर लेंगे तो आगे का 40-50-60 साल अच्छे से जाएगा, और अगर आज 20-25 साल अगर आपने एंजॉय कर लिया तो आगे का 60 साल फिर वही जाना पड़ेगा सरिया सेटरिंग या कहीं बिल्डिंग मारना। तो ये बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपने जो है कि आज शिक्षा के दीवाने के चैनल पे आज आपने समय दिया। कहते हैं जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। पवन जी, आज डॉक्टर बनकर के आपके साथ ये जो एपिसोड किया गया बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।